Today we are going to discuss about a newly introduced drama, Riders to the Sea, by John Millington Synge. This has been included in the curriculum of West Bengal Board, Class 12, Semester 3. This is a one-act play. Now let us discuss about John Millington Synge at first. का जन्म 1871 में हुआ और उनकी मृत्यु 1909 में। उनको ऐसा माना जाता है कि वो आयरिश ड्रामेटिस्ट के पायनियर थे, मतलब पथ प्रदर्शक and poet whose work significantly contributed to the Irish literary revival. He was a poet whose work significantly contributed to the Irish literary revival. John Millington Synge was a pioneering Irish dramatist and poet whose work significantly contributed to the Irish literary revival. आयरलैंड में लिटरेचर का जो पुनर्जागरण हुआ, उसमें लिटरेचर का पुनर्जागरण, उसमें इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है. Synge is renowned for his vivid portrayal of rural Irish life. ऐसा माना जाता है कि आयरलैंड का जो आयरिश रूरल लाइफ है, मतलब देहाती जीवन, उसको ये बहुत ही खूबसूरती से पोर्ट्रे करते हैं, ऑफन ड्राइंग ऑन लोकल डायलेक्ट. वहाँ पर लोकल जो भाषाएं बोली जाती हैं, उनका ये यूज़ करते हैं. वहाँ के फोकलोर, मतलब पब्लिक के बीच में जो कहानियाँ प्रचलित हैं, एंड द स्टार्क रियलिटीज ऑफ आइलैंड एग्जिस्टेंस. एंड आइलैंड के ऊपर रहने वाले लोगों का वास्तविक सच्चाई क्या है, वो हार्श रियलिटी, स्टार्क मीन्स व्हाट, जो हार्श रियलिटी है वो ये बताते हैं. इस प्लेज, उनके नाटक, कैरेक्टराइज्ड बाय लिरिकल डायलॉग्स, उसमें लिरिकल डायलॉग दिखाई देगा, मतलब जो डायलॉग बोला जाता है वो गीतात्मक होता है. एंड अ डीप एम्पैथी फॉर हिज कैरेक्टर्स, और उनके प्लेज में जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए काफ़ी गहरी संवेदना होती है उनकी. एक्सप्लोर थीम्स ऑफ मीथ, और उनके प्लेज में लेजेंडरी स्टोरी होती है, परंपराएं होती हैं, ट्रेडिशन, एंड समटाइम्स ट्रेजिक इंटरप्ले बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर. और कभी-कभी तो इंसानियत और प्रकृति, इंसान और प्रकृति के बीच में जो संघर्ष होता है उसको भी वो दिखाते हैं. सीन्स इनोवेटिव ड्रामेटिक स्टाइल, उनका ये जो ड्रामेटिक स्टाइल है, ड्रामा लिखने का स्टाइल, व्हिच ब्लेंडेड नेचुरलिज्म विद पोएटिक सिंबलिज्म. उसमें नेचुरलिज्म भी है, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, और पोएटिक सिंबलिज्म, काव्यात्मक प्रतीक होता है. paved the way for a more authentic representation of Irish cultural identity on the stage. और वो अपने ड्रामा को जब इनैक्ट करते हैं ना स्टेज पर, तो बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं आयरलैंड के लोगों के एग्जिस्टेंस के बारे में. अब हम लोग देखते हैं अबाउट द ड्रामा. ड्रामा के बारे में देखते हैं. রাইটার্স টু দ্য সি এমন একটা ড্রামা আছে, ইজ ওয়ান অফ সিনস মোস্ট সেলিব্রেটেড. মানে সিনস বলে ইনি যে ড্রামাটিস্ট, নাটককার, ইনি খুবই সেলিব্রেটেড ছিলেন. তার একটা খুবই प्रचलित उनका वन एक्ट प्लेज है ये, सेट ऑन अ रिमोट एरन आइलैंड बैकड्रॉप. आयरलैंड में कोई एक एरन आइलैंड है, वहीं से ये रिलेटेड है ड्रामा. द प्ले सेंटर्स ऑन द रिलेंटलेस स्ट्रगल ऑफ एन आयरिश फैमिली. ये तो दिखला रहा है आयरिश फैमिली के संघर्ष के बारे में, एक फैमिली के संघर्ष के बारे में, लेकिन इससे हम लोग जान पाएंगे कि आयरलैंड में जितने भी लोग आइलैंड के निवासी हैं, मतलब चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ जिनका जीवन होता है, उनका लाइफ कितना डिफिकल्ट होता है. उनके घरों में समुद्र की वजह से या समुद्र की लहरों की चपेट में आकर बहुत सारी मौतें होती हैं, और उसकी वजह से उनके परिवार पर क्या बीतती है. अगेंस्ट द ओवरवेलमिंग फोर्स ऑफ द सी, इनके लाइफ में सी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ज़्यादा फोर्सफुल रोल प्ले करता है सी. द नैरेटिव फोकसेस ऑन द ग्रीफ एंड रेजिग्नेशन ऑफ द वुमेन, पर्टिकुलरली द एल्डरली मदर. कहानी में, इस ड्रामा में जो नैरेटिव है वो ज़्यादा फोकस करता है वहाँ के रहने वाली बूढ़ी औरतों या फिर नौजवान औरतों, हर किस्म की औरतों के ऊपर क्या ग्रीफ है, और कैसे वो उस नेचुरल फोर्स के सामने खुद को रिज़ाइन कर देती हैं, मतलब खुद को समर्पित कर देती हैं. पर्टिकुलरली समर्पित करना मतलब हार मान जाती हैं. पर्टिकुलरली द एल्डरली मदर, खास करके वो जो बूढ़ी माँ है, हु हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट मेनी ऑफ हर सन्स. इस प्ले के अंदर देखेंगे कि वो जो एल्डरली मदर है वो अपने बहुत सारे बच्चों को खो चुकी है समंदर में, समुद्र के ट्रीचरस वेव्स के सामने, खतरनाक धोखेबाज लहरों के सामने. थ्रू इट्स स्टार्क पोएटिक लैंग्वेज एंड एटमॉस्फेरिक इंटेंसिटी, ड्रामा में जो लैंग्वेज है पोएटिक है, ऐसा लगता है जैसे काव्यात्मक भाषा है. द प्ले एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ फैटलिज्म, द इनडोमिटेबल पावर ऑफ नेचर. प्ले के अंदर देखने को मिलेगा फैटलिज्म. फैटलिज्म एक ऐसा बिलीफ है
कि जितने भी इवेंट्स और जो खतरनाक घटनाएँ घट रही हैं, वो सब प्री डिटरमाइंड है और इनएविटेबल है। मतलब पहले से ही पता है कि ये सब चीज़ होगा और वो होना आवश्यक होता है। उसे हम लोग कहते हैं फैटलिज़्म। जैसे समुद्र में रहने वाले लोगों को पहले से पता रहता है कि कभी न कभी इसमें उठने वाली लहरों के चपेट में हम और हमारा परिवार आ जाएगा, तो वो फैटलिज़्म का ही हिस्सा हुआ। द इनडोमिटेबल पावर ऑफ नेचर। इनडोमिटेबल मतलब नेचर का जो पावर होता है ना, उसके सामने इंसान को हार मानना पड़ता है। एंड द एंड्यूरिंग ह्यूमन स्पिरिट। और इस जगह पर रहने वाले लोग, जो लोग भी अ, आइलैंड पे रहते हैं, आइलैंड के निवासी जितने भी लोग होते हैं, काफ़ी एंड्यूरिंग होते हैं, सहनशील होते हैं। प्रकृति के चोट को वो लोग सहने में माहिर होते हैं। स्पिरिट इन द फेस ऑफ इनएविटेबल लॉस। और उनके परिवार का या उनके संपत्ति का जो भी लॉस होता है, वो होना इनएविटेबल होता है, मतलब अवश्यंभावी होता है और वो मान लेते हैं कि ये लॉस हमारा होना ही है। राइडर्स टू द सी। ड्रामा की शुरुआत करने के पहले हम लोग जान लें कि दिस इज़ अ वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले मतलब जिसमें पर्दा एक बार उठता है और फिर एक ही बार अंत में गिरता है। ड्रामा को पढ़ने के पहले हम लोग जानें कि हू आर द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले एक एल्डरली वुमन मौर्या, जो इस कहानी की सेंटर है। बार्टले उसका बेटा है। कैथलीन उसकी बेटी, मौर्य की बेटी। नोरा, नोरा मौर्य की छोटी बेटी है। मेन एंड वुमेन और कुछ पुरुष और कुछ स्त्रियाँ भी दिखाई देते हैं। तो ये तो वो कैरेक्टर्स हुए जो स्टेज पर दिखाई पड़ते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो स्टेज पर दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन उनका भी रोल है। उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब आइए ड्रामा स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखें कि स्टेज पर क्या-क्या दिखाई दे रहा है। एन आइलैंड ऑफ द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। ये एक ऐसे आइलैंड की कहानी है व्हिच इज़ ऑन द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। अ कॉटेज किचन। एक कॉटेज है, उसके अंदर किचन। उसमें कुछ नेट्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आइलैंड में रहने वाले लोगों के घरों में नेट्स तो कॉमन है, मछलियाँ मारने का उनका पेशा होता है। ऑयल स्किन कुछ ऐसा ड्रेस होता है जो नाविक या जो सेलर होते हैं समुद्र में जाने के पहले पहनते हैं ताकि उनका ड्रेस भीग ना जाए, वाटरप्रूफ क्लोथिंग होती है। स्पिनिंग व्हील भी दिखाई दे रहा है, चरखी दिखाई दे रही है, गांधी जी का चरखा आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें कपड़े काते जाते हैं, मतलब जिसमें सूत काता जाता है और कपड़ा बनाया जाता है। सम न्यू बोर्ड्स, कुछ नए बोर्ड्स भी रखे हुए हैं। ये बोर्ड्स हैं जिन बोर्ड से कॉफ़िन वगैरह बनाया जाता है डेड बॉडीज़ को रखकर ज़मीन में दफनाने के लिए। कुछ नए बोर्ड्स भी रखे हुए हैं। वो बोर्ड्स दीवार में सटाकर रखे हुए हैं। कैथलीन, अ गर्ल ऑफ अबाउट 20। मौर्य की बड़ी-बेटी कैथलीन जिसकी उम्र 20 साल की है, फिनिशेस नीडिंग केक। वो रसोई में केक बनाने के लिए आटा को गुन रही थी, मतलब उसे गुथ रही थी। एंड पुट्स इट डाउन इन द पॉट ओवन बाय द फायर। और उसके बाद फिर उसको पॉट ओवन में डालकर फायर में चढ़ा देती है। देन वाइप्स हर हैंड्स। फिर अपने हाथ को पोंछ लेती है। एंड बिगिंस टू स्पिन। हाथ को पोंछकर फिर व्हील चलाना शुरू कर देती है, वो चरखा सूता काटने लगती है। नोरा, अ यंग गर्ल, उसकी छोटी बहन नोरा, पुट्स हर हेड इन एट द डोर। दरवाजे से अपने सिर को अंदर की ओर डालकर अंदर झांकती है कि रसोई में कौन है। नाउ बिगिंस द नरेशन। नोरा इन अ लो वॉइस। नोरा बहुत ही हल्की सी आवाज में, वेयर इज शी, हु इज शी हियर, शी इज मौर्या। तो नोरा अपनी मम्मी के बारे में पूछ रही है। कैथलीन, शी इज लाइंग डाउन, वो पड़ी हुई है अपने कमरे में। गॉड हेल्प हर, भगवान उसकी मदद करे। मे बी स्लीपिंग इफ शी इज एबल, काश वो सो रही हो, अगर वो सो सके तो। नोरा फिर सॉफ्टली अंदर आती है एंड टेक्स अ बंडल फ्रॉम अंडर हर शॉल। और खुद को शॉल से उसने कवर करके रखा हुआ था। शॉल के अंदर से एक बंडल निकालती है, छोटी सी पोटली। उसके अंदर क्या है वो आगे बयान करेगी। कैथलीन कहती है, स्पिनिंग द व्हील रैपिडली। व्हील को खूब जोर से स्पिनिंग कर रही होती है रैपिडली। तभी बोलती है, व्हाट इज इट यू हैव, ये क्या है तुम्हारे शॉल के नीचे। नोरा कहती है, द यंग प्रीस्ट इज आफ्टर ब्रिंगिंग देम। दीदी, ये यंग प्रीस्ट ने हमें दिया है लाकर। ये एक शर्ट है और प्लेन स्टॉकिंग है। वर गॉट ऑफ अ ड्रॉन्ड मैन इन डोनेगल। डोनेगल में एक डूबे हुए इंसान से हासिल हुआ है एक शर्ट और ये प्लेन स्टॉकिंग्स। कैथलीन अपना जो चरखा पे सूता कात रही थी, वो तुरंत स्टॉप कर देती है व्हील को विद अ सडन मूवमेंट एंड लीन्स आउट टू लिसन। और ध्यान से अपनी छोटी बहन को सुनने के लिए झुक पड़ती है उसकी तरफ ताकि उसकी बातों पे ध्यान दे सके। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका एक भाई समंदर पर रवाना हुआ था और उसके बाद उसका कोई खबर नहीं है। दिन-रात उसकी मम्मी उसका इंतज़ार कर रही होती है, रोज़ समंदर के किनारे जाती है, उसको देखने के लिए कि कहीं उसकी बॉडी तैरता हुआ किनारा तो नहीं आ गया।
इसीलिए इन दोनों को लगता है कि शायद वो इनके भाई का शर्ट या मोजा हो। नोरा कहती है, "वी आर टू फाइंड आउट इफ इट इज़ माइकल्स। दे आर। समटाइम हरसेल्फ विल बी डाउन लुकिंग बाय द सी।" नोरा कहती है, "दीदी, हमें और आपको ये पता लगाना है कि क्या ये शर्ट और ये मोजे हमारे भाई माइकल के हैं?" क्योंकि हरसेल्फ, यहाँ हरसेल्फ कौन है? इन लोगों की माँ मौर्या, कैथरीन और नोरा की माँ मौर्या। कहती है कि क्योंकि हमारी मम्मी मौर्या तो खुद भी जाती रहती है लुकिंग डाउन बाय द सी, समुद्र के किनारे जाती रहती है पता लगाने के लिए कि क्या पता उसका बेटा कहीं लहरों की चपेट में बहता हुआ किनारे आ गया हो। कैथरीन कहती है, हाउ वुड दे बी माइकल्स नोरा? नोरा, ये माइकल की कैसे हो सकते हैं? हाउ वुड ही हाउ वुड ही गो टू द लेंथ ऑफ दैट वे टू द फार नॉर्थ? समुद्र के अंदर पूरब की दिशा की ओर इतनी दूर तक हमारा भाई माइकल कैसे जा सकता है? नोरा कहती है, द यंग प्रीस्ट सेज ही हैज नोन द लाइक ऑफ इट। नोरा कहती है कि यंग प्रीस्ट ने कहा है कि वो जानता है इस तरह के लोगों को जो समुद्र में नॉर्थ की दिशा में इतनी दूर तक चले जाते हैं। और यंग प्रीस्ट ने यह भी बताया है, इफ इट इज माइकल्स दे आर, you can tell herself he has got a clean burial by the grace of God. And if they are not his, let no one say a word about them, for she will be getting her death. और यंग कृष्ण ने ये बताया है कि जाकर अपनी माता जी से कह देना, आप लोग मतलब नोरा और कैथलीन जाकर मम्मी से बता देना कि अगर ये शर्ट और ये मोजे माइकल के हैं तो वो चिंता ना करें। हम लोग माइकल के बॉडी को क्लीन बरियल दे दिए हैं, मतलब अच्छी तरह से उसे दफना दिए हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड इफ दे आर नॉट हिज, और अगर ये उसके नहीं है तो प्लीज ये किसके हैं किसके नहीं हैं ये सब अपने माता को बताने की जरूरत नहीं है। फॉर शी विल बी गेटिंग हर डेथ, नहीं तो फिर वो चिंता में रो रो कर जान दे देगी, क्योंकि उसे हर वक्त उम्मीद है कि मेरा बेटा बहते हुए किनारे पर आ जाएगा। विथ क्राइंग एंड लैमेंटिंग, रोते रोते और दुख प्रकट करते हुए तुम्हारी माँ जान दे देगी। द डोर विच नोरा हाफ क्लोज्ड इज ब्लोन ओपन बाय ए गस्ट ऑफ विंड। और तभी वो दरवाजा जिसे नोरा थोड़ा सा खोल कर अंदर आई थी, हाफ क्लोज्ड था, अब वो हवा के झोंके से पूरी तरह से खुल गया। कैथलीन कहती है, लुकिंग आउट एंक्शियसली, बाहर की ओर झांकते हुए चिंता में, एंग्शियसली मीन्स चिंता में, कहती है, डिड यू आस्क हिम वुड ही स्टॉप बार्टली गोइंग दिस डे विद द हॉर्सेस टू द गैलवे फेयर? नोरा, क्या तुमने प्रीस्ट को क्या तुमने प्रीस्ट को ये बात कहा कि वो आज बार्टले को समुद्र में जाने से रोक ले? बार्टले उस दिन अपने घोड़ों का व्यापार करने के लिए गैलवे फेयर में जाने वाला था। गैलवे फेयर एक मेला है जहाँ पर हर तरह की चीज़ों का खरीद और बिक्री होता है। तो वहाँ पर वो समुद्र के रास्ते से जाने वाला था, जिससे दोनों बहनों को काफ़ी डर लगा हुआ है कि अगर हमारा भाई वहाँ गया, बार्टले, तो हमारे दूसरे भाई माइकल की तरह से वो भी मारा जाएगा। इसलिए कहती है, क्या तुमने मना किया? नोरा कहती है, आई वॉन्ट स्टॉप हिम सेज ही कौन? प्रीस्ट। प्रीस्ट ने कहा है कि हम उसे नहीं रोक पाएंगे। बट लेट यू नॉट बी अफ्रेड, लेकिन आप डरो मत। हर सेल्फ डज बी सेइंग, क्योंकि तुम्हारी माँ, हर सेल्फ किसके लिए है? माँ के लिए। तुम्हारी माँ हर वक्त प्रेयर करते रहती है, हाफ थ्रू द नाइट, सारी रात जाग जाग कर प्रेयर करती है। एंड द अलमाइटी गॉड, और ये जो भगवान है ना, सर्वशक्तिमान अलमाइटी, वॉन्ट लीव हर डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? लोनली। भगवान कभी इतने बेरहम नहीं हो सकते कि आपकी माँ को वो अकेला बना देंगे, बिन बेटे का बना देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। दिन रात प्रेयर करती है। सेज ही विथ नो सन लिविंग, ऐसा भगवान नहीं कर सकते कि आपके के सारे बेटे को वो छीन लेंगे। विथ नो सन लिविंग, एक भी बेटा जिंदा ना रहे और आपकी माँ अकेली हो जाए, भगवान ऐसा नहीं कर सकता। कैथलीन कहती है, इज द सी बैड बाय द वाइट रॉक नोरा? कैथलीन खुद अंदाजा लगाती है कि कहीं हमारा भाई बार्टली भी ना चला जाए और माइकल की तरह ना मारा जाए, इसीलिए डर के मारे पूछती है नोरा से कि नोरा, क्या तुमने बाहर देखा? समंदर क्या बहुत बुरी दशा में है? व्हाइट रॉक की दिशा में। व्हाइट रॉक कोई समुद्री इलाका है, उस तरफ क्या बहुत ही खतरनाक दिख रहा है समंदर? नोरा कहती है, मिडलिंग बैड, हाँ, थोड़ा खराब भी है और बहुत खराब नहीं भी है। गॉड हेल्प अस, भगवान हमारी मदद करे। देयर इज अ ग्रेट रोरिंग इन द वेस्ट, लेकिन हाँ, समंदर में पश्चिम की दिशा में काफी दहाड़े सुनाई दे रही हैं लहरों की। इट्स वर्स इट विल बी गेटिंग व्हेन द टाइड्स टर्न टू द विंड। और हाँ, वो खतरनाक लहरें और वो दहाड़ की आवाज और भी बुरी हो सकती है अगर समंदर की लहरें हवाओं की तरफ मुड़ गई तो। एक तरफ से हवाएं और एक तरफ से समंदर की लहरें दोनों अगर टकराएंगी तो कंडीशन और भी बुरा हो सकता है। शी गोज ओवर टू द टेबल, फिर नोरा टेबल के पास जाती है अपने उस बंडल को लेकर और कहती है, दीदी क्या मैं इसे खोलूं? कैथलीन कहती है, मे बी,
शी वुड वेक अप ऑन अस। नहीं, नहीं, हो सकता है कि मम्मी जाग जाए। शी वुड वेक अप ऑन अस एंड कम इन बिफोर वी हैड डन। और कहीं ऐसा ना हो कि इसे खोलने के पहले, इस बंडल को खोलने के पहले हमारी माँ कहीं आ ना जाए। कमिंग टू द टेबल, और उसके बाद टेबल के पास आते हुए कहती है, इट्स लॉन्ग टाइम, वी विल बी एंड द टू ऑफ अस क्राइंग। कहीं ऐसा ना हो कि बंडल को खोलने में लंबा समय लग जाए और हमारी माँ यहाँ आ जाए और वो हम लोगों को देख ले कि हम लोग क्या कर रही हैं। और हो सकता है कि अगर ये हमारे भाई का हो तो हम दोनों रो भी रहे होंगे और हमें रोता हुआ देख ले माँ। नोरा गोज टू द इनर डोर एंड लिसन। नोरा अंदर की तरफ, अंदर के कमरे में दरवाजे की तरफ ध्यान से जाती है सुनने के लिए कि माँ क्या कर रही है। शी इज मूविंग अबाउट ऑन द बेड, और देख कर कहती है, अपनी दीदी कैथलीन को बताती है कि माँ अभी बिस्तर पर इधर उधर हो रही है। शी विल बी कमिंग इन ए मिनट। उसे देखकर लगता है कि माँ शायद 1 मिनट में यहाँ आ जाएगी। कैथलीन फिर कहती है, गिव मी द लैडर, एक काम करो, तुम मुझे वो सीढ़ियाँ लाकर दो, एंड आई विल पुट देम अप इन द टर्फ लॉट, और मैं उसे टर्फ लॉफ्ट के ऊपर उस बंडल को रख देती हूँ। टर्फ लॉफ्ट क्या होता है? आयरलैंड में ही नहीं, किसी भी तरह के आइलैंड में रहने वाले लोग अपने घरों में टर्फ को रखने के लिए एक लॉफ्ट बनाकर रखते हैं। एक छोटा-सा एरिया, एक वैकेंट स्पेस अपने सीलिंग के पास बनाकर रखते हैं, ताकि अगर कभी स्ट्रॉन्ग वेव, समंदर की लहरें उनके घरों में भी घुस जाएँ, तो ईंधन के लिए, मतलब फ्यूल के लिए, जलावन के काम में लाने के लिए लकड़ियाँ, घास-फूस, पत्ते, टहनियाँ, इन सबको वो लोग सूखा-सूखा उस लॉफ्ट के अंदर, उस छोटे से अटारी के अंदर रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आया कि फ्लड आ गया, उनके घरों में पानी घुस गया, तो लॉफ्ट के अंदर से निकाल लेंगे सूखी लकड़ियों को, पत्तों को, और उसको जलाकर खाना वगैरह पका लेंगे। तो वो टर्फ लॉफ्ट होता है, एक छोटा-सा एरिया जो सीलिंग से सटा हुआ रहता है और घरों में ऊँचा ऊँचे जगह पे बना दिया जाता है। द वे शी वोंट नो ऑफ देम एट ऑल। इस तरह से अगर हम लोग उस बंडल को उस लॉफ्ट में रख देंगे तो मम्मी को पता नहीं चलेगा। एंड मेबी व्हेन द टाइड टर्न्स शी विल बी गोइंग डाउन टू सी वुड ही बी फ्लोटिंग फ्रॉम द ईस्ट। और हो सकता है कि अगर टाइड बंद हो जाए, मतलब ज्वार अगर आना बंद हो जाए, तो मम्मी खुद ही समुद्र के किनारे जाए देखने के लिए कि कहीं माइकल का बॉडी फ्लोटिंग करते हुए ईस्ट की दिशा से कहीं किनारे तो नहीं आ गया है। दे पुट द लैडर अगेंस्ट द गैबल, और उसके बाद फिर वो लोग, गैबल का मतलब यहाँ पे टेबल, वो लोग लैडर को लाते हैं और टेबल से सटाकर सीढ़ी को लगाते हैं। ऑफ द चिमनी, चिमनी के बगल में जो टेबल है उस टेबल से सटाकर वो लोग सीढ़ी लगाते हैं। कैथरीन गोज अप अ फ्यू स्टेप्स, कैथरीन कुछ ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती है, एंड हाइड्स द बंडल इन द टर्फ लॉफ्ट, और बंडल को टर्फ लॉफ्ट के अंदर छिपा देती है। तभी मौर्या अंदर वाले कमरे से निकलकर आ जाती है। अब तक वो सोने का ट्राई कर रही थी लेकिन सो नहीं पाई। मौर्या आते ही देखती है कैथलीन को, एंड स्पीकिंग केयरलेसली, और अंदर आते ही कैथलीन को देखती है और उससे डाउट भरे अंदाज में, शंका जाहिर करते हुए, कंप्लेन करते हुए वो पूछती है, इजंट इट टफ इनफ यू हैव फॉर दिस डे एंड इवनिंग? क्या तुम्हारे पास इतना टर्फ नहीं है कि आज का दिन और आज की शाम तुम चला लो, खाना पकाने में जला लो? कैथरीन कहती है, देयर इज अ केक बेकिंग एट द फायर फॉर अ शॉर्ट स्पेस। बोल रही है कि हाँ, अभी केक पक रहा है, थ्रोइंग डाउन द टर्फ, और थोड़ा टर्फ उठाकर, जैसे वो जो सूखे पत्ते थे, घास फूस थे, लकड़ियाँ थी, उन सबको लेकर चूल्हे में झोंकते हुए, जो उनका चूल्हा था उसमें झोंकते हुए कहती है कि हाँ, केक पक रहा है। उसे कहने का मतलब होता है कि जितना टर्फ अभी है वो सफिशिएंट नहीं है। थ्रोइंग डाउन द टर्फ, टर्फ को अंदर झोंकते हुए, एंड बार्टली विल वांट इट व्हेन द टाइड टर्न्स इफ ही गोज़ टू कोनेमोरा। और कहती है कि बार्टली को इस केक की जरूरत पड़ेगी जब वो कोनेमोरा जाएगा। नोरा पिक्स अप द टर्फ एंड पुट्स इट राउंड द पॉट ओवन। नोरा टर्फ को उठाती है जमीन से और उठाकर पॉट ओवन के आसपास में रख देती है। मौर्या सिटिंग डाउन ऑन अ स्टूल, मौर्या एक स्टूल के ऊपर बैठती है फायर के बगल में। ही वोंट गो दिस डे विद द विंड राइजिंग फ्रॉम द साउथ एंड वेस्ट। मौर्या कहती है कि नहीं, बार्टले आज नहीं जाएगा। आज जिस तरह से हवाएं उठ रही हैं साउथ और वेस्ट की तरफ से, बार्टले नहीं जाएगा। ही वोंट गो दिस डे, वो आज नहीं जाएगा। फॉर द यंग प्रिस्ट विल स्टॉप हिम श्योरली, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो यंग प्रिस्ट आज मेरे बेटे को रोक लेगा, उसे नहीं जाने देगा। थकी हुई तरीके से वो बूढ़ी औरत कहती है,
नोरा कहती है, "He will not stop him, mother." नहीं मम्मी, वो नहीं रोकेगा उसे। एंड आई हर्ड इमॉन साइमन एंड स्टीफन फिटी एंड कॉलम शॉन सेइंग ही वुड गो। और मैंने ये सुना भी है मेरे भाई बार्टले के इन तीनों दोस्तों को ये कहते हुए, इमॉन साइमन को, स्टीफन फिटी को और कॉलम शॉन को ये कहते हुए सुना है कि आज बार्टले जरूर जाएगा। मौर्या कहती है, वेयर इज ही इटसेल्फ? अभी कहाँ है वो? नोरा कहती है, he went down to see would there be another boat sailing in the week, and I am thinking it won't be long till he's here now, for the tide is turning at the green head and the hookers tracking from the east and the hookers tracking from the east. नोरा कहती है, अभी गया हुआ है, अभी गया हुआ है वो ये देखने के लिए कि क्या इस हफ्ते कोई दूसरी बोट जा रही है क्या समंदर में, कोनेमोरा की तरफ, गैल्वे फेयर में। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी अब वो यहाँ घर पर आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो टाइड है ना, ज्वार पानी का, वो ग्रीन हेड पर अब वो टर्न हो रहा है, मुड़ रहा है। और जो हुकर्स ट्रैकिंग क्या? मतलब जो नौकाएँ हैं, वो सब नौकाएँ अब मुड़ रही हैं, खिंच रही हैं। हुकर्स ट्रैकिंग का मतलब जो वहाँ एक हुकर बोट है, वो हुकर बोट अपना रास्ता टर्न कर रहा है, मोड़ रहा है। इस टर्न हवाओं की वजह से वो भी अपना रास्ता चेंज कर रहा है, तो ज़रूर अब बाल्टी आ ही रहा होगा। कैथरीन कहती है कि आई हियर समवन पासिंग द बिग स्टोन। मैंने अभी भी सुना है कि कोई यहाँ से गुजर रहा है। नोरा कहती है, लुकिंग आउट बाहर की तरफ देखते हुए, ही इज कमिंग नाउ। ये लो आ गया। एंड ही इज इन अ हरी, और बहुत ही जल्दबाजी में है बार्टली। वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए इसे कंटेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, बाकी के 2 पार्ट्स और होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।